बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूँ तो शायद आगे तकलीफ़ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे हम ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98, 99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े ख़राब है, वो अपना सैचुरेशन 88, 90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92, 93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है। उससे कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आएँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लोग ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें, उसकी लीकेज ना करें। तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देयर इज़ नो लीकेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पर गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आप घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं यही बात करूँगा रिगार्डिंग ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल इस्टेब्लिश नहीं है।
सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज़ यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और WHO की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फ़ायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ पैनिक मोड अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही या रेमडेसिविर इज़ नॉट एसेंशियल। और इसीलिए इस ड्रग की होर्डिंग जो है या ड्रग की मिसयूज़ जो है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। इट इज़ ओनली यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑन 5th to 7th डे, जब आपके सैचुरेशन गिर रही है, आपके लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। जो सारी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने भी यही दिखाया है। अगर हम रेमडेसिविर शुरू में दे दें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और इसके लिए मेडिकल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी डेटा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड रेमडेसिविर इज़ अ ड्रग विच हैज़ नॉट शोन मोर्टेलिटी बेनिफिट, और उसकी यूटिलिटी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में है, माइल्ड इलनेस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो लोग रेमडेसिविर पहले दिन दे रहे हैं या दूसरे दिन ले रहे हैं, उस ड्रग का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और वो अननेसेसरी अपने बॉडी में ड्रग्स ले रहे हैं। तीसरा ये समझना ज़रूरी है कि इन दिस डिजीज़ 85% ऑफ पीपल विल हैव माइल्ड इलनेस। 85% लोगों को बुखार, ज़ुकाम, नज़ला, थोड़ा खांसी हो गई, और वो आस्ता आस्ता सिर्फ बुखार की दवाई लेने से, ज़ुकाम नज़ले की दवाई लेने से और कुछ हद तक अपने घरेलू नुस्खे जो है भाप लेने से ही ठीक हो जाएंगे। जो भी हम डेटा देखते हैं, चाहे हम इंडियन डेटा देखें या यूएस का डेटा देखें या यूरोप का डेटा देखें, यूके का डेटा देखें, ये सब लोग सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए हैं, जैसे हम आम कॉमन कोल्ड से ठीक हो जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसकी भी गाइडलाइंस हैं। और अपने आप को ये देखना है कि कुछ वार्निंग साइंस हों तो हम उन 15% में हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स आप देखेंगे जो घर पे रहे, 3-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई उनको सिम्टम ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज़ इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर पे हम गाइडलाइंस फॉलो करें, होम आइसोलेशन की, अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें, और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। अगर सब लोग होम आइसोलेशन नहीं करेंगे और हॉस्पिटल एडमिशन ही चाहेंगे पैनिक के कारण, तो कोई हॉस्पिटल और कोई दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इन सब लोगों को मैनेज कर पाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, मेडिसिन हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, उन लोगों को जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही हम मैनेज करेंगे, और जो घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे ही करेंगे। तो आई थिंक द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज द करंट क्राइसिस। बट एट द सेम टाइम सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस कम करें, इसलिए क्राउड्स ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, कंटेनमेंट करें, क्योंकि तभी हम दोनों चीज़ें कर पाएंगे कि अपने केसेस भी कम करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम ही सब पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा। अगर किसी को RT-PCR नहीं हो पा रहा है या उसकी रिपोर्ट डिले हो रही है, लेकिन उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्लासिकल कोविड के हैं या CT स्कैन क्लासिकल कोविड का है, तो क्या उसको हमें कोविड मान लेना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि अब पैंडेमिक को देखते हुए और जितने हमारे केसेस हैं, हमें एक क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा, और वी विल एक्सेप्ट दैट दिस शुड बी कोविड, और इन लोगों को पूरा कोविड की तरह ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, ट्रीटमेंट के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी कोविड के लक्षण हो तो आप अपने आप को एकदम आइसोलेट कीजिए। आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकिए, देखिए कि आपके घर में और किसी को ना हो।
इसका वेट ना कीजिए कि जब मेरी रिपोर्ट आएगी तभी मैं अपने आप को आइसोलेट करूँगा। बुखार हुआ, ज़ुकाम, नज़ला है, इस टाइम बहुत हाई चांस है कि आपको कोविड ही है। एकदम आपको अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए जो गाइडलाइंस में है, और टेस्ट कराइए। कई दफ़ा ये भी होता है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 100% नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी अगर क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो क्लासिकल हैं और आपके आसपास कोई है जो क्लोज कॉन्टैक्ट है जिससे आप जो पॉजिटिव है, तो ये मान के चलना चाहिए कि आपको कोविड है और उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह वैसे ही करनी चाहिए। और अगर एडमिशन की ज़रूरत हो तो उसको एडमिट भी कर सकते हैं। कई हॉस्पिटल ने इसके सोल्यूशन एक निकाला है जो हम कहते हैं कोविड सस्पेक्ट वार्ड। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक सस्पेक्ट वार्ड जो है वहाँ पे भी एडमिट कर लेते हैं और वहाँ कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन उनको कोविड सारे पेशेंट के साथ मिलाते नहीं हैं, जिससे